हेलो 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 एवरीवन। अब हम हमारे एनपीओ के सेकंड लेक्चर पे आ चुके हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, तो उस फाइनल अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें बनके तैयार होंगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक आपको देखने को मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक मिलेगा आपको बैलेंस शीट। तीन चीजें बेसिकली किसी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट्स में बनाई जाती है। सबसे पहले अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूं इनके बारे में, तो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट द समरी ऑफ कैश बुक। क्योंकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं, कैश या बैंक से करते हैं। पैसा आता है या पैसा जाता है, ठीक है ना। तो उस पर्पस के लिए साल भर थ्रू आउट द ईयर आप कैश बुक तो मेंटेन करते ही हो। तो एंड ऑफ द ईयर में बस इतना देखा जाता है कि इनिशियली जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था तब कैश और बैंक कितना था, थ्रू आउट द ईयर कहां कहां से कैश आया, रिसीट हुआ, और कहां कहां पे कैश का पेमेंट हुआ। इसीलिए नाम दिया गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नाम क्या दिया गया बच्चों? नाम दिया गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सो इट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैश बुक। दूसरा अकाउंट आप लोग देख सकते हैं जैसे कि दिख रहा है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट। इट इज जस्ट लाइक अ पी एंड एल अकाउंट। जैसे कि एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पी एंड एल अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। एक तरफ सारे के सारे एक्सपेंडिचर और दूसरी तरफ सारी की सारी इनकम्स रखी जाएंगी, ताकि सरप्लस और डेफिसिट निकाला जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सरप्लस क्या होते हैं और डेफिसिट क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सरप्लस और डेफिसिट निकाला जा सके। और तीसरी चीज जो बनाई जाएगी दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ओके जी, फाइनेंशियल पोजीशन। तो भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता लगता है? उसके असेट, कैपिटल्स और लाइबिलिटीज के द्वारा। कि भाई असेट्स कितने हैं, कैपिटल कितना है, लाइबिलिटीज। यहां पे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल नहीं, कैपिटल फंड वर्ड का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल ने कंट्रीब्यूट किया है थ्रू आउट ऑफ फंड, जिसे हम लोग जर्नल फंड या कैपिटल फंड बोल सकते हैं। तो कैपिटल रहेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन की भाई कुछ लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं और साथ ही साथ कुछ असेट्स भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के नटशेल में अगर हम देखें तो हमें ये बात समझ में आई कि सर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे किसी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये तीन चीजें बनाई जाएंगी। एक बनाया जाएगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हाईलाइट करता हूं यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा हो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी चीज आपकी हो जाएगी बैलेंस शीट। हमें एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं जरा, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया गया है। एक मिनट। ओके जी, आइए जरा देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, हाँ जी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में क्या बोल रखा है? इट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रिपरेशन। उसकी उसकी हेल्प से हम लोग बनाए जाते हैं, बनाते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके,
कभी कभी ये मेल फंक्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और उस रिसीट एंड पेमेंट के अकाउंट के बेसिस पे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, और साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाई जाती है। देखिए बैलेंस शीट के बारे में भी बोल रखा है। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे क्या दिया हुआ है समझिएगा प्लीज इसको। ओके, देखिएगा, बिसाइड्स द लीगल रिक्वायरमेंट एज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हैज टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को सबमिट किया जाता है अलोंग विथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को ट्रांसफर करेंगे, हम हैंड ओवर करेंगे, तो उसमें एक तो आपका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और तीसरी बैलेंस शीट। फिर तीसरा अपन अगले आगे आते हैं, तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कुछ नहीं है, जैसे एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन P&L अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं भाई, वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस अकाउंट जो है और बैलेंस शीट साथ में बनाया जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट जो है वो साथ में बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पहले तो मतलब इसका मतलब ये सीक्वेंस समझिएगा आप, कि सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा, और उसके बेसिस पे फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, हाउएवर दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट दे डू नॉट मेक a trial balance. In order to check the accuracy of ledger account, they also prepare trial balance. Sometimes they also prepare trial balance as well. आगे आते हैं अपन सीधे नेक्स्ट पैरा पे जाते हैं। In fact, if an organization has followed a double entry system, they must will also facilitate the preparation of receipt and payment account, income and expenditure account, एंड द बैलेंस शीट। ये सारी कहानी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले आइए हम लोग शुरुआत करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ, कि सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में क्या दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इट इज जस्ट लाइक अ समरी ऑफ कैश बुक। इसको मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको, पहले इसका एक थोड़ा सा फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ना, तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समझना। आइए जरा इस तरफ आते हैं, थोड़ा सा इसके फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखिएगा, जस्ट लाइक एन अकाउंट, यहाँ पे एक अकाउंट बनाया जाता है, नाम दे दिया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड में सारी की सारी रिसीट्स आ जाती हैं, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाता है, यहाँ पे सारे के सारे पेमेंट्स आ जाते हैं, और यहाँ पे अमाउंट आ जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है बच्चों, शुरुआत होती है आपकी, शुरुआत होती है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये बैलेंस ब्रॉड डाउन किस चीज का होता है, कैश और बैंक का। कैश और बैंक का जो ओपनिंग कैश एंड बैंक है साल के शुरुआत में, ईयर के बिगनिंग में। ठीक है ना, उसके बाद फिर यहां पे देखिएगा आप लोग, यहां पे आपको देखने को मिलेगा टू, कई तरीके की रिसीट्स होती है बेटा, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना, टू डोनेशन, जितना भी कैश में मिला है, टू लेट से लीगल एड, किसी भी तरीके कोई एड, गवर्नमेंट से एड वगैरह मिला है आपको, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको चली जाएंगी। ठीक है ना, ओके जी। फिर यहाँ पे पेमेंट साइड आएंगे, तो भाई कई सारे पेमेंट्स होते हैं, लाइक सैलरीज, लाइक रेंट, लाइक परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज फर्नीचर। ठीक है ना, और अपन ले सकते हैं और भी एक्सपेंडिचर होते हैं, एडवर्टीजमेंट वगैरह, अगर एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाया हो तो। और उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, किस किस का बेटा, कैश का और बैंक का, ये दोनों चीजें। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो आपको ये देखने को मिलेगा सर इट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक।
कैश बुक जो होता है वो हमारा एक थोड़ा रियल अकाउंट पे बेस्ड होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वही यहाँ पे भी फॉर्मूला फंडा अपनाया जा रहा है। डेबिट साइड में सारे के सारे रिसीट्स हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट साइड में सारे के सारे पेमेंट्स हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जितना कैश आया डेबिट में डालिए, जितना कैश गया उसे क्रेडिट में डालिए, एज सिंपल एज दैट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये यहाँ पे रूल इंप्लाई होके निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है एक छोटा सा, मैंने आपको एक रफली फॉर्मेट बताया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। सिस्टम एक सिंपल सा है बेटा। साल भर क्या किया जाता है, साल भर कैश बुक बनाई जाती है, कैश बुक में रिकॉर्डिंग होता है कैश एंड बैंक का, ठीक है। उसके बाद साल के एंड में सारे के सारे ट्रांजेक्शन की समरी को ट्रांसफर कर दिया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, जिससे कि थ्रू आउट द ईयर कितने रिसीट्स हुए हैं, कितने पेमेंट्स हुए हैं, सारा के सारे आपको पता लग सके, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, देखते जाइएगा बच्चों। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो साल के एंड में बनाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स इन द कैश बुक। जितना भी कैश बुक में कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट था उसी के बेसिस पे कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। इट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन अंडर द वेरियस हेड्स, अलग अलग हेड्स में। जैसे कि कुछ रिसीट्स के हेड होंगे, कुछ पेमेंट्स के होंगे। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स, ठीक है ना। इट विल बी अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। डेबिट साइड कौन सा साइड होता है बेटा, रिसीट साइड होता है। शैल बी फॉलोड रिसीट्स, ठीक है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वन आइटम विथ इट्स टोटल अमाउंट, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक हेड में टोटल अमाउंट आ जाएगा। देखो सब्सक्रिप्शन तो थ्रू आउट द ईयर मिलता है, फर्स्ट मंथ में थोड़ा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, सेकंड मंथ में थोड़ा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर हमें टोटल रिसीट एंड पेमेंट पे हमें सब्सक्रिप्शन का एक फिगर चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर टोटल कुल मिला के कितना सब्सक्रिप्शन मिला हो। अब ये बात भी ध्यान देने वाली होगी बेटा यहाँ पे, कि जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा इट इज नॉट कंपलसरी कि वो सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो सकता हो किसी प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन। मतलब हमारे मेंबर ने एरियर मारा था किसी प्रीवियस ईयर में, अब करंट ईयर में उसका पेमेंट दे रहा है। और हो सकता है कोई मेंबर ऐसा हो जो आने वाले साल का, फोर्थ कमिंग ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में दे रहा है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, हमें जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है वो रिसीट साइड में आ जाएगा, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो आने वाले साल का हो, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, सिमिलरली सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है ना, पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम as recorded in the credit side of cash book, but the total of salary paid, total rent paid, total electricity charges paid during the year appear in the payment side। अब भाई कैश बुक में हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं कि भाई जनवरी मंथ का रेंट कितना गया, फरवरी मंथ का रेंट कितना गया, सब हर महीने का रेंट एक एक करके लिखते जाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या किया जाएगा, साल भर में थ्रू आउट द ईयर जितना भी रेंट पे किया गया है उसका सम टोटल करके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा और क्या आएगा सर यहाँ पे, दस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट gives the summarized picture of various receipts and payments। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक समराइज्ड फॉर्म में हमें बताता है कि भाई कितना जो है रिसीट हुआ है और कितना पेमेंट हुआ है, कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा मैं, एक मिनट। हाँ जी, दो तीन चीजें और जो समझने वाली रहेंगी यहाँ पे वो ये रहेगा आपके लिए। देखिएगा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, द ओपनिंग बैलेंस इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट represents the cash in hand, cash at bank, which is also shown its receipt side, and closing balance of account representing the cash in hand and cash at bank at the end of the year। ओपनिंग बैलेंस किसका होगा, कैश और बैंक का। क्लोजिंग बैलेंस किसका होगा, कैश और बैंक का होगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे अभी देखी। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या हमने अभी तक यहाँ पे देखा। प्लीज देखिएगा, समझिएगा।
मैं इसके फॉर्मेट से ही आपको एक्सप्लेन करता हूं, वापस से हम फॉर्मेट पे आते हैं। ये देखिएगा सर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो एक तरीके का समराइज्ड फॉर्म है काय का, आपका समरी है किसकी, कैश बुक की। डेबिट साइड हो जाएगा रिसीट्स, क्रेडिट साइड हो जाएगा, मतलब कि यहां पे रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा। रियल अकाउंट दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए कहां कहां से कैश रिसीव होगा, सब्सक्रिप्शन से रिसीव होगा, डोनेशन से रिसीव होगा, एड से रिसीव होगा। कहां कहां पे पेमेंट हो जाएगा सर, सैलरी के नाम पे पेमेंट हो जाएगा, रेंट के नाम पे पेमेंट हो जाएगा, फर्नीचर वगैरह परचेज किए वो हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट के नाम पे, क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ओपनिंग बैलेंसेस भी काय का होगा बेटा, कैश एंड बैंक का, क्लोजिंग बैलेंस भी काय का होगा बेटा, कैश एंड बैंक का। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए इसके आगे की कहानी अब एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने के लिए। लेट्स टेक दिस इज द समरी ऑफ कैश बुक। एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपका क्लब है, ठीक है ना। उसकी यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं डिटेल्स में क्या क्या दिया हुआ है। देखिएगा सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड, ओपनिंग डेट पे 1 अप्रैल 2014 वो दे रखा है 20,000 का। ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया हुआ है बेटा, वो दिया हुआ है 35,000 का। सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है वो हुआ है 2,000, मतलब हमारा करंट ईयर तो वैसे जो है वो चालू होगा 1 अप्रैल। हमारा जो करंट ईयर है बेटा वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2014 से, एंड होगा 31 मार्च 2015 के दिन। ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है। बट अब हम देखते हैं थ्रू आउट द ईयर क्या हुआ। इसका मतलब ये सर करंट ईयर हमारा कितना, 2014-15, ये हमारा करंट ईयर हो गया। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया सर, हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 2013-14, ठीक है ना। और हमारा फ्यूचर ईयर कौन सा हो गया, फ्यूचर ईयर वो हमारा हो गया 2015-16। बट हमें जो ध्यान देने वाली चीज है हमारे लिए वो ये है कि सर इस पे हमें थोड़ा सा फोकस रखना है, ठीक है ना। ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। बट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है सर वो अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो नहीं करता है अकाउंटिंग का, वो कैश कंसेप्ट फॉलो करता है। अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि सिर्फ करंट ईयर की इनकम्स और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड किए जाए। जबकि अगर हम कैश बेसिस की बात करें, कैश बेसिस ये वाली चीज नहीं देखता कि भाई करंट ईयर की इनकम या करंट ईयर का एक्सपेंडिचर कितना है, वो तो बस इतनी सी बात देखता है कि भाई कितना कैश रिसीव हुआ और कितना कैश गया। तो आइए जरा देखते हैं अपन यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, कि सर कुल मिला के जो सब्सक्रिप्शन के नाम पे रिसीव हुआ है वो है आपका 2,65,000। और उन्होंने डिस्क्राइब भी कर रखा है कि 2,25,000 तो करंट ईयर का मिला है, 30,000 हमें प्रीवियस ईयर का मिला है, और 10,000 हमें फ्यूचर ईयर का मिला है, ठीक है। मगर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं कैश कॉन्सेप्ट पे। इट मींस दैट हमारे लिए जो फिगर इंपॉर्टेंट हो जाता है रिसीट साइड में आने वाला वो हो जाता है 2,65,000 का। उसके बाद हम लोग बात करें डोनेशन की, डोनेशन फॉर अ बिल्डिंग। तो डोनेशन फॉर अ बिल्डिंग मिला है हमें कितने रुपए का, 60,000 का। अब बिल्डिंग के लिए मिला है तो कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो एक कैपिटल आइटम है। तो बेटा कैश बेसिस कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में डिस्टिंग्विश नहीं करता, सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। बस कितना कैश आया और कितना कैश गया हमें सिर्फ इस बात पे फोकस करना है। इट डजंट मेक्स अ चेंज कि वो एक कैपिटल आइटम के लिए मिला है या रेवेन्यू आइटम के लिए मिला है, करंट ईयर का मिला है या प्रीवियस ईयर का मिला है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना कैश आया है वो रिकॉर्ड करेंगे, जितना कैश गया है वो रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रखा है। एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है सर, 23,000 की एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है। देन लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव हुई है 20,000 की। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के नाम पे खर्च हुआ है 38,750। लाइटिंग के लिए खर्च हुआ है 26,250। रेंट एंड टैक्सेस वेयर 17,000। टेलीफोन चार्जेस जो थे 2,600। पोस्टेज एंड कुरियर का एक्सपेंस था आपका 2,000 का। वेजेस एंड सैलरी का खर्चा था, एक्सपेंडिचर था आपका कितने रुपए का, 88,000 का। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए पेमेंट हुआ है 15,000। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये एक तरह की इनकम है, दिस इज एन इनकम। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे आपको पैसा मिला है,
ठीक है ना। उसके बाद है लॉकर रेंट, लॉकर का रेंट भाई ठीक है। उसके बाद हो जाएगा परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब परचेज की होगी दैट्स एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके तरफ से पैसा गया होगा, खर्च हुआ होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग वाला आपको कैश देखने को मिल जाएगा, क्लोजिंग कैश, और क्लोजिंग में जो आपका बैंक बैलेंस है, दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया गया। ये देखिएगा, ये आपकी स्क्रीन पे आपको देख सकते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बना है। ये लीजिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, समझते हैं। देखिए ओपनिंग किससे की इन्होंने, ओपनिंग करा है सर ओपनिंग का कैशियर बैंक, ओपनिंग कैश, ओपनिंग का बैंक बैलेंस, इसके साथ शुरुआत की 20,000 का कैश, ठीक है। उसके बाद रिसीट साइड क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन। सर सब्सक्रिप्शन का कितना फिगर डाला गया है, 2,65,000 का, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कौन से ईयर का मिला है भैया, जो कैश आया है हम तो वो रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एंट्रेंस फीस, वो भी हिसाब लिख दिया गया है 23,000 का। लाइफ मेंबरशिप फीस वो भी लिख दिया गया है 20,000 का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो हुआ था वो ये था। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, ठीक है। और लॉकर रेंट जो हमें रिसीव हुआ था वो हुआ था 42,000 का। तो भाई जितना भी पैसा रिसीव हुआ है रिसीट साइड डाल दिया गया। पेमेंट्स में क्या लिखा गया सर, पेमेंट्स में कुछ भी नहीं। पेमेंट्स में लिखा जाएगा जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्सेस, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, वेजेस, इंश्योरेंस, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और क्लोजिंग में क्लोजिंग कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और ये बन गया आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो दो तीन चीजें जो हमें ध्यान में रखने वाली हैं रिसीट एंड पेमेंट के बारे में। एक बात तो ये कि सर यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं इसको थोड़ा सा, कि रिसीट साइड, रिसीट साइड हम रिसीट्स लिखेंगे, इनफ्लो ऑफ कैश लिखेंगे, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे प्रीवियस ईयर का हो, चाहे फ्यूचर ईयर का हो। दूसरी चीज, दूसरी चीज सर, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो या कैपिटल रिसीट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों लिखेंगे, कैपिटल रिसीट हो या रेवेन्यू रिसीट हो। तीसरी चीज सर, सारे के सारे मतलब कैपिटल रिसीट भी जाएगा, रेवेन्यू रिसीट भी जाएगा। और यहां पे हम पूरा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कैश कॉन्सेप्ट। ओपनिंग बैलेंस जो होगा, ओपनिंग बैलेंस किससे होगा, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। उसी तरीके से अगर मैं यहां पे आपको बताना चाहूं कि पेमेंट्स में क्या होगा, तो पेमेंट्स में जाएगा सर आउटफ्लो ऑफ कैश, चाहे करंट ईयर का आउटफ्लो हो, प्रीवियस ईयर का पेमेंट किया हो कोई सा, या फ्यूचर ईयर का ही क्यों ना कर दिया हो, भाई कैश गया है पेमेंट साइड लिखेंगे। दूसरी चीज सर, रेवेन्यू पेमेंट हो, रेवेन्यू एक्सपेंस हो या कैपिटल एक्सपेंस हो, बोले तो जैसे कि मोटर कार व्हीकल परचेज करी है नॉन प्रॉफिट में, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी रिकॉर्ड होगा। पेट्रोल का खर्चा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो भी रिकॉर्ड होगा। और यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्लोजिंग बैलेंस भी काय का होगा बेटा, कैश और बैंक का। दिस थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज रहेगी आपके लिए, ठीक। ओके जी, तो यहां तक अपन ने समझा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में कि क्या किस तरीके से बनाया जाता है। आइए थोड़ा सा अगेन हमारी एनसीईआरटी में और क्या डिस्कशन दिए हुए हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज देखिएगा, इसके ऊपर यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक मिनट, ये देखिए, इसके कुछ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे से एमसीक्यू, क्योंकि देखो बेटा हमें सीयूईटी में एमसीक्यू बेस्ड पेपर मिलने वाला है ना, थोड़ा सा उस तरीके से हमें ध्यान में रख के पढ़ना होगा। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा, टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, एंटर देम ऑन द डेबिट साइड, ठीक है जी।
दूसरा है इन केस ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होगा इन द बिगनिंग, वो शो होगा क्रेडिट साइड में, अकाउंट के क्रेडिट साइड में। दूसरा पॉइंट, शो द टोटल अमाउंट ऑफ रिसीट्स ऑन द डेबिट साइड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, चाहे कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का, जो मैंने अभी समझाया आपको। वेदर दे आर पर्टेनिंग टू पास्ट, करंट और फ्यूचर पीरियड, करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, फ्यूचर ईयर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब रिकॉर्ड करो। तीसरी चीज, शो द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द पेमेंट्स ऑन इट्स क्रेडिट साइड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, whether capital or revenue, and whether they are pertaining to past, current and future। अगेन जो अभी मैंने आपको समझाया था वही सारा पॉइंट वापस से रिपीट हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, none of the receivable income and payable expenses is to be entered in the receivable, जिसे हम लोग बोल सकते हैं accrued income and outstanding expenses, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, बिकॉज इट्स अ नॉन कैश आइटम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या हुआ, वो इनकम जो हम कमा चुके हैं बट कैश में रिसीव नहीं हुई, भाई कैश में रिसीव नहीं हुई तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, द एक्सपेंसेस विच ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड बट हैवंट बीन पेड इन कैश, उसको अभी तक हमने कैश में पेमेंट नहीं किया, जब कैश में पेमेंट नहीं किया तो रिसीट में पेमेंट अकाउंट में नहीं लिखेंगे। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, उसे भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स एंटर्ड ऑन द सेम क्रेडिट साइड, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, बस दोनों में जो डिफरेंस होगा वही क्लोजिंग का कैश एंड बैंक बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त हमें ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है ना। चलिए इस चीज को समझने के लिए, ओके चलिए इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। देखिए क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू सिल्वर पॉइंट प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। ओपनिंग कैश एंड बैलेंस, कैश का बैलेंस दिया है, बैंक का बैलेंस दिया है, सर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एज इट इज चले जाएगा रिसीट साइड में। सब्सक्रिप्शन दिया है सर 2013-14 का 500 रुपीज, 2014-15 का 7,600 रुपीज और 2015-16 का 900 रुपीज, कुल मिला के 9,000 रिसीव हुआ है। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अमाउंट जाएगा वो 9,000 का जाएगा। सेल्स ऑफ रिफ्रेशमेंट करके हमें थोड़ा सा इनकम हुई है, दैट इज ऑफ 1,000 रुपीज। एंट्रेंस फीस जो रिसीव हुई है सर वो हुई है आपकी कितने रुपए की, 1,000। ये सारे के सारे आइटम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चले जाएंगे। देन उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल कितने रुपए का है सर, 1,200 का। सर ये एक तरह की इनकम हुई है, जब आप कोई पुराने स्पोर्ट्स मटेरियल को बेच रहे हैं वहां से जो इनकम हो रही है वो आपकी इनकम हुई ना, ये इनकम साइड चले जाएगा, रिसीट्स में चले जाएगा। डोनेशन रिसीव फ्रॉम पवेलियन, डोनेशन जो पवेलियन के लिए रिसीव हुआ है ये भी रिसीट्स में चले जाएगा। रेंट पेड इज एन एक्सपेंडिचर 3,000 का, ये एक्सपेंडिचर चले जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, दिस इज अगेन एन एक्सपेंडिचर, रिसीट सॉरी पेमेंट है इसका। फिर है आपका परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ये भी पेमेंट साइड चले जाएगा। एक्सपेंसेस फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेनिस कोर्ट, सर ये भी पेमेंट साइड चले जाएगा। सैलरी पेड पेमेंट साइड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस पेमेंट साइड, फर्नीचर परचेज्ड पेमेंट साइड, ऑफिस एक्सपेंसेस ये भी आपका चले जाएगा पेमेंट साइड। क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया है कितने का, 400 का, जानबूझ के बैलेंसिंग बैंक का फिगर नहीं दिया है। हमें क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और पेमेंट साइड पे हमें क्लोजिंग बैलेंस बैंक का निकाल के लेके आना है, ठीक है जी, ले आएंगे, नोट अ प्रॉब्लम। देखिएगा ये आया, ये हमने बनाया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, समझिएगा ये ओपनिंग कैश एंड बैंक चले गया, ठीक है सर। सब्सक्रिप्शन आ गया, देखिए 9,000 का। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, डोनेशन फॉर पवेलियन जो रिसीव हुआ था वो सारी चीजें। एक्सपेंडिचर में आ गया रेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है ना, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, टेनिस कोर्ट के खर्चे, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, फर्नीचर परचेज, ये सारी चीजें आ गई। कैश का भी डाल दिया आपने और बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया किसका, हमारे बैंक बैलेंस का।
बस इसमें एग्जांपल में एक चीज वो नहीं दी, अगर इंसर्ट कर दे तो और अच्छा रहता। अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या अक्रूड इनकम जैसी कोई चीज आपको देखने को मिलती है, डेप्रिसिएशन, उसको हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लाने की जरूरत नहीं है। तो हमने अभी ये पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए जाएंगे आपके एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के, तो बेसिकली वहां पे तीन चीजें निकल के आएंगी, ठीक है ना। वहां पे बेसिकली आपको तीन चीजें निकल के आएंगी। एक तो निकल के आएगा आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है आपको, दूसरा आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी चीज जो आपको बनानी है दैट इज बैलेंस शीट। तो इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया। तो भाई रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का मामला एकदम सिंपल है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट अ समरी ऑफ कैश बुक। एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एक स्कूल हो चाहे वो एक स्पोर्ट्स क्लब हो, वो अपना कैश एंड बैंक मतलब अपना कैश बुक तो बनाते हैं जिसमें कैश एंड बैंक के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बट थ्रू आउट द ईयर जो कैश बुक बनाई गई, एंड ऑफ द ईयर क्या किया जाएगा कि एंड ऑफ द ईयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ, और जितने भी रिसीट्स हुए हैं, जितने भी कैश इनफ्लोज हुए हैं, उन सबका सम टोटल करके एक अमाउंट के साथ आप रिसीट साइड लिख देंगे। और जितने भी पेमेंट हुए, जैसे रेंट पे किया आपने, 12 महीने का रेंट पे किया, 12 बार में किया, बट थ्रू आउट द ईयर टोटल एक्सपेंडिचर रेंट कितना हुआ है वो आपका पेमेंट साइड चले जाएगा। इस तरीके से रिसीट पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस काय का होगा भैया, कैश एंड बैंक का होगा। क्लोजिंग बैलेंस काय का होगा, कैश एंड बैंक का होगा। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हटा दिया जाएगा, जितने भी अक्रूड इनकम है उनको हटा दिया जाएगा, बिकॉज ये नॉन कैश है, इनमें कोई कैश रिसीव नहीं हुआ है। कैश बुक जैसे कैश बेसिस बनाई जाती थी, उसी तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी कैश बेसिस पे ही बनता है। एट द एंड ऑफ द ईयर बस हमें याद रखना है आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम और साथ ही साथ डेप्रिसिएशन वगैरह, इनका हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इतना कुछ था आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में। इस क्लास के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।